सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सर, दोबारा आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया आपके चैनल पर। और लोगों ने मतलब जो भी पिछले वीडियो देखी उसमें बहुत प्यार दिया लोगों ने जी। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी हैं ऑपरेशंस, बहुत सारे हैं सर दुनिया के अंदर, बहुत सारे काम है। कहाँ से शुरू करूँ ये समझ नहीं आ रहा, तो हम स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो हम पहले बात करते हैं जब 2014 में हमारी एक नई गवर्नमेंट आती है, एनडीए सरकार आती है। शायद 1984 के बाद यह पहला अवसर है कि इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी में हासिल हुई है। अच्छे दिन। तो हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले क्या करते हैं सर, उन्होंने जब सबसे पहले देखा कि मतलब हिंदुस्तान में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब हमारे एक जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो एनिमी हैं, वो कौन कौन है। चलो पाकिस्तान तो सभी देख रहे थे सर, मतलब 1947 से सब पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट देखते हैं कि पाकिस्तान से भी हमारा मतलब एक बड़ा एनिमी चाइना, ठीक है। तो क्या कहते हैं अपने जो पीएम साहब है, सबसे पहले वो ध्यान देते हैं कि अपने जेएनके में जो भी लद्दाख सेक्टर्स है, लद्दाख के जो बॉर्डर्स हैं, या उत्तराखंड में जो चाइना बॉर्डर जुड़ रहा है, या अरुणाचल में जो जुड़ रहा है, इनको देखते हुए तो सबसे पहले उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ से जो भी इन्फिल्ट्रेशन जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब क्यों नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा, चीज़ें क्या हो रही हैं, कौन वहाँ के एनिमी या वहाँ के टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। तो इन सबको देखते हुए इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया सर, अपने जो पिछले गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लागू करी थी, उन्होंने लुक एक्ट पॉलिसी को सबसे पहले चेंज किया। बोला अब देखने से काम नहीं चलेगा भाई, अब इस पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया। अब जब इस गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू किया, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में चेंज कर दिया इस गवर्नमेंट ने कि नहीं होगा अब देखने से काम, भाई अब हमारे को एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सालों से देख रहे हैं, 70 सालों से देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ये पॉलिसी लागू होती है तो इससे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना का चाहे बिजनेस लो, कोई भी चीज़ लो, हम साउथ ईस्ट एशिया मिडिल देशों के साथ हम कंटिन्यू वर्क कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे। अब यहाँ पर चाइना डायरेक्ट हमारे ऊपर, मतलब ऐसा हम गलत नहीं कर रहे हैं कुछ भी, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, हम अपने जितने भी एलओसी है उनको कवर कर रहे हैं। तो लेकिन चाइना ने चीज़ें देखा कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है कि इस पॉलिसी को रोका जाए, क्या करा जाए। तो उसने ये देखा कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंसर्जेंट जो भी ग्रुप्स हैं, इसमें से बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके साथ पिछली गवर्नमेंट भी और ये गवर्नमेंट भी सीज फायर के साथ चल रही थी चीज़ें, लेकिन कुछ ग्रुप मतलब बहुत कमज़ोर हो गए थे, ग्रुप कमज़ोर हो गए। तो चाइना की नज़र पड़ी उन ग्रुप्स के ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट में कम से कम कई टाइम से जो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चाइना ने भी क्या किया, अपनी एजेंसी के थ्रू या कुछ एक दूसरी एजेंसी के साथ मिलकर इन ग्रुप्स को एक्टिव करना शुरू किया। तो कि कैसे इन ग्रुप को एक्टिव किया जाए, तो तभी एक इन्फॉर्मेशन आती है, ये लगभग 2015 में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है एजेंसी को। तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले एक आसाम पुलिस के एक सीनियर इंस्पेक्टर को मिला। तो उन्होंने एक नॉर्मली उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मणि मतलब चाइना से मतलब ये म्यांमार होते हुए 2 लड़कियां नॉर्थ ईस्ट में एंटर हुई हैं। तो जब उनके नॉर्मल मतलब लोकल इनपुट मिला, लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस को इनपुट मिला, उन्होंने आईबी को इनपुट दिया और ऊपर अदर एजेंसी को इनपुट दिया। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन है, चीज़ें नॉर्मल है, बहुत होती है चीज़ें हैं, तो इस चीज़ पर इतना डिले नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुआ, चीज़ें चली, चलो इन्फिल्ट्रेशन होती है, चीज़ें हैं। लेकिन अचानक सबका ध्यान जब जाता है दोबारा से, अचानक क्या होता है, मार्च के अंदर इंसर्जेंट एक अटैक करते हैं असम राइफल्स के ऊपर, उसमें 7 सोल्जर शहीद हो जाते हैं नागा टीए के साथ। तब दोबारा इंटेलिजेंस दोबारा जगता है, चीज़ें होती हैं। अब चीज़ें होने के बाद क्या, एक्चुअली जस्ट 2015 में भी मैं रिलीज़ हुआ था, उसी टाइम बाहर ही आ रखा था अपना चीज़ें। तो मैंने बहुत टाइम अपना नॉर्थ ईस्ट को बहुत टाइम दिया, म्यांमार को बहुत टाइम। उन ऑडियंस को बताइए ना कहाँ से रिलीज हुआ था, जब कह रिलीज हुआ था तो शायद जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा कहाँ से। एक्चुअली 2015 में जस्ट मार्च के अंदर 2015 मार्च को मुझे जेल से रिलीज़ किया गया बेल पर, क्योंकि एक्चुअली मेरे ऊपर 2 डबल मर्डर केस चल रहे थे, तो मुझे जेल से बेल आउट किया गया। तो इन्फॉर्मेशन मिलने पर कुछ एक मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला कि ठीक है कि मैं केस के ऊपर भी अपना ध्यान दे रहा हूँ, चीज़ें दे रहा हूँ। तो वो लोग मुझे चाहते थे कि मैं अपने नॉर्थ ईस्ट में जो भी मेरे सोर्सेज हैं, या म्यांमार में है या बांग्लादेश में है, तो अपने सोर्सेज को एक अलग हैंडलर को दूँ। तो मैंने अपने सीनियर्स से बात करी, चीज़ें करी, जो भी यार मैं अपने सोर्सेज नहीं दे सकता कोई भी करके, जो भी होगा उसके लिए मैं 24/7 आवर काम करने के लिए रेडी हूँ करके। तो फिर दोबारा वही चीज़ बोला गया कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर में जगह पड़ती है चंडेल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के थ्रू 2 गर्ल्स आई हैं, मतलब एंटर हुई हैं, इसके बारे में क्या इनपुट है चीज़ें करके। तो मेरी एक साथ में हम लोग एक कलीग मेरे साथ काम करते थे, ठीक है, सिरा डेल्टा कोड है उनका। तो उनसे मैंने बात करी, तो बात करने के बाद जो भी हम लोगों ने एनालाइज किया, चीज़ें करी, पता चला कि हाँ यहाँ आई थी 2। एक्चुअली क्या है, ये दोनों की दोनों लड़कियाँ एक्चुअली चाइना की एजेंसी MSS के लिए वर्क करती थी, लेकिन अभी ये चीन नेशनल आर्मी के लिए म्यांमार में एक ग्रुप है, टेररिज्म ग्रुप है, जिसके लिए वर्क कर रही थी सर। तो ये सब कुछ पता करने के बाद चीज़ें पता करी कि ये दोनों की दोनों लड़कियां कहाँ गई थी करके। तो इसका इनपुट मिला कि ये दोनों लड़कियां परवेज़ बरुआ जो उल्फा के लीडर हुआ करते हैं, उनके साथ उन्होंने आसाम में मीटिंग करी। और मीटिंग करने के बाद हमारे को ये पता चला कि यार ये नेपाल, यहाँ से नेपाल निकल गए और महेंद्र नगर के अंदर गए हैं लोग।
तो महेंद्र नगर के अंदर इनके बारे में पता किया गया, तो बाद में पता चला कि परवेज बरुआ क्या है, नेपाल भी छोड़ चुका है और नॉर्थ ईस्ट भी, इंडिया भी छोड़ चुका है, इस टाइम वो चाइना के अंदर है। ये इनपुट मिली है, भी कंफर्म नहीं था कि चाइना के अंदर है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि यार 2001 में लगभग हमारा सीज़फायर टूट चुका था उल्फा के साथ, और उल्फा खत्म हो चुका है, बिल्कुल मतलब नहीं है, उल्फा खत्म हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, लगभग आसाम धीरे धीरे पीस बन रहा है। तो ऐसा क्या है कि चाइना दोबारा उल्फा के साथ मीटिंग कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद मार्च के अंदर एक बड़ी घटना, 7 सोल्जर शहीद हुए, तो चीज़ें कुछ लग रहा था। तो इसके बारे में पता लगाया गया, तो पता लगाया गया यार ऐसे नहीं पता चलेगा, ये पता तभी चलेगा जब कोई ना कोई बता पाए करके, क्योंकि उल्फा है नहीं, चाइना में हम एंटर नहीं कर सकते, म्यांमार इंटेलिजेंस से कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो एक इनपुट और मिली, इंटेलिजेंस की एक इनपुट मिली कि कुछ एक लोग इन्फिल्ट्रेशन करने वाले हैं। अपनी एक जगह पड़ती है मौर्य, इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है, तो कुछ इन्फिल्ट्रेशन होने वाला है। तो एज ए स्पेशल फोर्स को बोला गया कि ठीक है होने दो करके, इन्फिल्ट्रेशन होने दो, लेकिन हमारे को आदमी किसी भी कीमत पर लाइव चाहिए, जिंदा चाहिए, ताकि हम इनपुट ले सकें। इन्फॉर्मेशन पक्की थी, हमारे सोर्स की इन्फॉर्मेशन पक्की थी कि इन्फिल्ट्रेशन अंदर आ रहे हैं करके। देन आने के बाद हमने एक आदमी को लाइव, एक आदमी को कहाँ थे तभी, किस चीज़ में, किस ग्रुप में थे आप? मैं अपनी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहा था सर, तो इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए वर्क कर रहा था। तो नॉर्थ ईस्ट में जस्ट हमने उसको पकड़ने के बाद हमने उससे इंट्रोगेट किया, पूछताछ करी, तो उसने बताया, चीज़ें बताया कि बोला हाँ बोला, लेकिन जब उसने एक चीज़ क्लियर बोला कि एक अम्ब्रेला बन गया है करके इंडिया के अंदर जी। अब एक अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला समझ में नहीं आ पा रहा, अम्ब्रेला क्या, उससे हमने और जानने की कोशिश करी कि अम्ब्रेला है क्या करके जी। तो उसको जितनी इन्फॉर्मेशन पता थी उसने बताया कि अम्ब्रेला क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन एक अम्ब्रेला होने वाला नॉर्थ ईस्ट में इस बार वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, ये अपने सीनियर से बात करी, इंटेलिजेंस के लोग बैठे, मेरे सीनियर्स लोग बैठे जो भी थे, जो भी सोर्सेज, लेकिन हर चीज़ हर जगह पता करने के बाद जहाँ भी हमारे सोर्सेज थे, चाहे इंडिया के अंदर सोर्सेज थे, अपने बांग्लादेश, म्यांमार, कहीं भी भूटान साइड में, नेपाल साइड, कहीं से पता नहीं चल पा रहा था कि अम्ब्रेला है क्या करके। हमने बहुत डिकोड करने की कोशिश करी, अम्ब्रेला क्या है नहीं पता, बस ये पता है कि एक अम्ब्रेला बन गया करके। देन हमसे उस जो भी हमने एक आदमी इन्फॉर्मेशन में पकड़ा, चीज़ें पता करी, तो उससे पूछा हमने यार तुम करने क्या हो, मतलब तुम्हारा टारगेट है क्या नॉर्थ ईस्ट में? चलो नॉर्थ ईस्ट में है, तुम्हारी फाइट चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, इंडियन आर्मी के साथ फाइट चल रही है, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फाइट चल रही है, तो उसने कहा कि एक बड़ा टारगेट है करके जो कभी आज तक नहीं हुआ करके। तो इसके पीछे रीजन, इसके पीछे हमने कहा रीजन क्या है करके। तो देन उसने रीजन बोला कि एक्चुअली क्या है कि हिंदुस्तान या कोई भी मतलब जम्मू कश्मीर सुन रहा है, मतलब हिंदुस्तान की जितनी भी मतलब जो आवाम है, जो आबादी है यहाँ की, वो हमेशा JNK को सुनती है, क्योंकि JNK हर न्यूज़ में रहता है। लेकिन बोला इस बार कि नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान ही नहीं सुनेगा, नॉर्थ ईस्ट को पूरी दुनिया देखेगा करके। अच्छा हाँ, बोला आप नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ इंडिया नहीं जानेगा सर, पूरा वर्ल्ड नॉर्थ ईस्ट को देखेगा। तब हमारे को लगा यार कि हो सकता है यार कोई CM इनके टारगेट में हो, कुछ हो, तो हमने मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी, मतलब लोकल इंटेलिजेंस को इन्फॉर्मेशन दी, सब सिक्योरिटी जितने भी मतलब अपने CM जितने भी लीडर्स थे, सबके गवर्नर, सिक्योरिटी को बढ़ाया गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है, चीज़ें होने वाली है, चीज़ें करके। लेकिन तभी एक इनपुट, एक सोर्स से एक इनपुट मिलता है हमारे को, एक इनपुट मिलता है कि इस बार म्यांमार पे फुटबॉल मैच हो रहा है करके। तो फुटबॉल मैच तो नॉर्मल ही था कि जैसे ऑलरेडी फुटबॉल मैच हो रहा है करके चीज़ें ये हो, तो इस फुटबॉल मैच की क्या खासियत है करके। तो मेरे सोर्स ने बताया कि ये फुटबॉल मैच अलग है, ये फुटबॉल मैच एक ऑर्डिनरी आदमी के बीच, मतलब नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं है, इसमें कई टेररिज्म ग्रुप आपस में गेम खेल रहे हैं। अच्छा, तो पहली बात है कुछ टेररिज्म ग्रुप एक साइड है, कुछ टेररिज्म ग्रुप एक साइड है, और ये म्यांमार जो गवर्नमेंट है, वहाँ की आर्मी, वो एक मैच करा रही है करके। तो बड़ा लॉक था, सरप्राइज था, चीज़ें थी। लेकिन इस फुटबॉल मैच के बारे में पता कैसे करें करके, तो जो भी मेरी एक कलीग थी, तो ठीक है, उसको एज ए जर्नलिस्ट की कवर ID भेज के म्यांमार भेजा गया, उसने इस पूरे मैच को कवर किया। चीज़ें आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी की एक मेंबर थी जो एक कवर ID लेके म्यांमार। तो बॉर्डर से कितना दूर था ये सर? जस्ट अपने मणिपुर का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लगभग 45 किलोमीटर दूर, समथिंग 45 किलोमीटर दूर। और इन्फिल्ट्रेट कर गई? नहीं, वो एज ए कवर ID, एज ए जर्नलिस्ट कवर ID को कवर करने के लिए, डिप्लोमेटिक तरीके से कवर करने के लिए, मैच को कवर करने के लिए भेजा उसने। तो जब वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उसने दी, तो उस इन्फॉर्मेशन से अपनी पूरी एजेंसी शॉक सर। एक्चुअली क्या था कि 4 इंसर्जेंट ग्रुप एक साइड, 4 एक साइड, इनका मैच, और ये ग्रुप किसके बीच में हो रखा था? जो भी नॉर्थ ईस्ट में पिछले 50 साल से जो ग्रुप एक्टिव थे, और मेन उसमें उल्फा, NSCN-K, KYKL, प्रीपाक, तो इस टाइप के 8 टेररिज्म ग्रुप मिलकर फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। तो जब इन 8 ग्रुपों को देखा, चीजें देखी, तो एनालाइज किया कि 8 प्रीपाक उसमें 2 ग्रुपों के अंदर कवर है करके, तो समझ में आया कि अम्ब्रेला के 9 हिस्से हैं, तो ये 9 ग्रुप बन चुका है, देन ये अम्ब्रेला। तो वहां से जो भी इनपुट आई है, इनपुट ये है कि इन ग्रुपों के बीच में जो मैच हो रहा है, जो उसमें जीतेगा वो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन को लीड करेगा, और उसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में वही राज करेगा। ठीक है, मतलब ये जो ग्रुप है फुटबॉल मैच जीतने के बाद, और इसमें मेन था उल्फा और NSCN-K। NSCN-K के साथ भी हमारा मतलब एक्चुअली 2001 लास्ट के अंदर सीज़फायर टूट गया था, और NSCN-K को उस टाइम लीड कर रहे थे खपलांग बाबा। ठीक है, उनका मतलब बर्मा के अंदर ही उनका पूरा होल्ड था, क्योंकि एक्चुअली NSCN-K और NSCN-IM पहले दोनों एक ही ग्रुप हुआ करते थे। देन 1987 के समथिंग में ये ग्रुप टूट गया था, दोनों पावरफुल ग्रुप थे सब। ठीक है, तो NSCN-IM के साथ हमने
99 से हम सीज फायर में चल रहे थे जी। अब जब ये चीज़ पता चला कि यार ये ग्रुप हो गए, अम्ब्रेला ये बन गया, तो तब भी ये समझ में नहीं आ रहा था यार कि मतलब इनका टारगेट क्या है। और एक्चुअली क्या है, बर्मा के अंदर हम मतलब अपना म्यांमार के अंदर हम लोग क्या मतलब डायरेक्ट हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि म्यांमार गवर्नमेंट के साथ उनका सीज फायर है। अब लेकिन ये तो समझ में आ गया कि अम्ब्रेला क्या है, समझ में नहीं आ रहा टारगेट क्या है करके, ठीक है। तो एक्चुअली एक इनपुट और मिलता है मेरे को, एक इनपुट मिलता है कि अपने क्या कहते हैं, एक्चुअली नागालैंड में एक NSCN के एक बड़े लीडर है, उनकी वाइफ वहाँ रहती है, आप उनको ट्रैक करो करके। जब हमने एक्चुअली क्या किया, एक बड़े NSCN के एक बड़े लीडर के एक बड़े लीडर कोंगो कोनियाक और सुमी की वाइफ को हमने ट्रैक करना शुरू किया, तो हमें एक एरिया कमांडर को वहाँ से उठाते हैं और वो एरिया कमांडर हमारे को एक इनपुट देता है और वो एरिया कमांडर बोलता है कि नहीं सर, हमारा कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पर्सन हमारा टारगेट नहीं है, हम इस टाइम भारतीय सेना पर अटैक करेंगे। तो भारतीय सेना पर तो अटैक तो कर ही रहे हैं, पिछले 20 साल 30 साल से कर रहे हैं, नया अटैक क्या है करके। तो उन्होंने बोला कि इस बार हमारा जो ग्रुप है, पहले हम एक ग्रुप थे जो हमारे को इनपुट पता चल गया था, बोला हम 8 ग्रुप एक हो चुके हैं आप, ठीक है, लेकिन जो हमारा इस बार जो अटैक होगा वो अटैक हम 2 3 4 5 सोल्जर को शहीद नहीं करेंगे करके, हमारा अटैक है कम से कम पूरी की पूरी कंपनी को खत्म करना। अच्छा। यानी कि लगभग आप लगा लो 60 to 70 आदमियों की नफरी को खत्म करना, जो आज से पहले मतलब कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ कभी भी। तो ये उनका टारगेट था। तो हमने उनसे पूछा कि यार चलो ठीक है, किस पर करोगे आप अटैक, किस पर करोगे करके, कौन सी बटालियन या कौन सी रेजिमेंट या कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स आपका टारगेट है। तो देन उसने ये नहीं बोला कि एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन उसको भी नहीं पता थी, ये उल्फा के बड़े अपने परवेज बरुआ या खपलांग बाबा तक ये इन्फॉर्मेशन ना होती कि किसको ये लोग टारगेट करेंगे। लेकिन उसने एक चीज बोल दिया कि हमारे टारगेट में मतलब आर्मी की 2 ही यूनिट रहेंगी करके, या तो हम जो इंडियन आर्मी यहाँ से जा रही हो हम उस पर अटैक करेंगे, या इंडियन आर्मी आ रही हो। उसका रीजन क्या बताया, तो रीजन इनपुट ये पता चला कि जाने वाले के ऊपर हम इसलिए अटैक करेंगे कि हम आने वाले को ये दिखाएंगे कि हम क्या हासिल करते हैं, ताकि हमेशा मॉरल डाउन रहे। या इंडियन आर्मी की जो नई बटालियन अंदर आ रही हो, हम अगर क्योंकि कोई भी बटालियन अगर कोई भी इंडियन आर्मी अगर मूव करता है तो 3 साल क्या कहते हैं CI में रहता है, 3 साल पीस में रहता है। तो 3 साल के टर्नओवर में अगर कोई आर्मी ऑपरेशन के लिए CI ऑप्स में जा रही है, तो अगर उसने अटैक कर दिया तो वो कहीं वो डिफेंस मूड में आ जाएगी करके, मतलब वो अपने को बचाने की कोशिश करेगी। ये उनका मतलब उनकी सोच थी। तो लगभग उस टाइम 3 कोर कमांडर अपने रावत साहब हुआ करते थे, तो इन्फॉर्मेशन दे दी सबको अलर्ट करने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन मतलब इन ग्रुप्स को भी मिल गई थी, अम्ब्रेला ग्रुप को भी। इस अम्ब्रेला का जो ग्रुप का जो इन्होंने नाम रखा था सर, इसका नाम रखा था इन्होंने यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा। ये ग्रुप का नाम, ये जो पूरे 8 ग्रुप को मिलकर ये एक नाम बना था। ठीक है। इसको जो ग्राउंड पर जो लीड कर रहा था वो उल्फा कर रहा था, ठीक है। और उसके जो मेन चेयरमैन बने थे इस ग्रुप के, बाबा खपलांग बने थे। तो अब इन ग्रुपों का एक ही काम था, उल्फा और NSCN के, ठीक है। ये 2 पावरफुल ग्रुप थे। ये दोनों ग्रुप क्या करते, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशन करते, जो ज्यादा मतलब कैजुअलिटी देता वो ग्रुप नॉर्थ ईस्ट को पूरा का पूरा क्या करता, नॉर्थ ईस्ट को वो कंट्रोल करता। इनकी शर्त ये थी, और इनको पूरा का पूरा जो बैकअप था इनडायरेक्ट तरीके से, पूरा फंड का बैकअप, वेपन्स का बैकअप पूरा का पूरा चाइना का था। और एक जगह इनके पास सेफ जगह जो थी वो म्यांमार के पास सेफ जगह थी। अब लेकिन यहाँ भी इंडिया के अंदर जो भी है 3 कोर कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के थ्रू सब मतलब इंडियन आर्मी को सब पता चल चुका है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ होने वाला है करके, ठीक है। जब तक इस अम्ब्रेला को ना तोड़ा जाए करके तब सब अलर्ट मूड में रहेंगे। अब ये बात इंसर्जेंट को भी पता चल गया, इन म्यांमार में इन लोगों को भी पता चल गया कि भाई इंडियन आर्मी मतलब बिल्कुल अलर्ट मूड पर आ चुकी है। लेकिन इनको किसी भी कीमत पर चाइना का कंटिन्यू इनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि चाइना बहुत मोटा इन्वेस्ट कर चुका था इस चीज़ पर, ठीक है। क्योंकि चाइना ने पहले 8 ग्रुपों को जोड़ा, चीज़ें करी, वेपन दिया, फंडिंग दिया, एवरीथिंग। तो चाइना किसी भी कीमत में बैकफुट में नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसको एक पॉलिसी को तोड़ना था इस गवर्नमेंट की। तो तभी क्या होता है, अपनी 4 जून का दिन आता है। 4 जून को इन्हीं लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक 6 डोगरा रेजिमेंट वो अपने कुछ फ्यूल के साथ मूव कर रही है करके गाड़ी के अंदर। तो इनको लगा, इन्होंने एक प्लान किया जल्दी से, अगर कि मतलब अगर हम इस फ्यूल मतलब गाड़ी के ऊपर पेट्रोल वगैरह भी होंगे गाड़ी के अंदर, अगर हम इस पर अटैक करेंगे तो कैजुअलिटी ज़्यादा होगी। तो ये कम से कम लगभग 30 लोग आए ग्राउंड पर। पैनन संग नाम का एक कर्नल, सेल्फ कर्नल, इनकी रैंक भी सेल्फ होती है, तो एक कर्नल उसको लीड कर रहा था। NSCN का कर्नल था, NSCN के का। तो देन इसने क्या किया, चंडेल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इस कन्वाई के ऊपर एक अटैक कर दिया। और इस 4 जून को हमारे 18 आदमी शहीद होते हैं सर। अच्छा। मतलब नॉर्थ ईस्ट में इससे बड़ी कैजुअलिटी कभी नहीं हुई। यानी 4 जून 2014 की बात, 2015 की बात, 2015 की बात। 4 जून, आज जो इसको 8 साल हो गए ये जून के महीने में। बिल्कुल। अच्छा। तो पहली बार मतलब 18 आदमी शहीद होना जी। अब इससे पूरे हिंदुस्तान का ध्यान नॉर्थ ईस्ट में नहीं गया सर, पूरी दुनिया का ध्यान नॉर्थ ईस्ट में हुआ। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है करके इंडिया। अच्छा। लेकिन किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट को इसका रिएक्शन लेना था सर जी, एक काउंटर एक्शन करना था जी। हमारे चीफ ने म्यांमार गवर्नमेंट से बात करी, वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करी, ठीक है। क्योंकि हमारे को एक और इनपुट मिला कि अभी नहीं रुकेंगे करके, ये डेफिनेटली 15 दिन के अंदर दोबारा इनका
बड़ा एक्शन दोबारा है करके, ठीक है, और पूरा चाइना का सपोर्ट है इसके पीछे, एक्शन करेंगे दोबारा। लेकिन म्यांमार गवर्नमेंट से जब बात करी तो म्यांमार गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं भाई, हमारा सीजफायर चल रहा है, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते उनके ऊपर, क्योंकि म्यांमार में हमारे को उनके बेस के जो भी उनके कैंप, जिस 2 कैंप पर हाइड आउट बनाकर रह रहे थे, इनका बेस था, दोनों कैंप की इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, म्यांमार गवर्नमेंट को भी बोला। लेकिन जैसे हमारे देश के अंदर हमारे ग्रुप्स के साथ हमारे सीजफायर चल रहा है, तो म्यांमार गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमारा सीजफायर चल रहा है करके। बट क्योंकि दोबारा एक्शन होना है तो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं बैठ सकती थी, गवर्नमेंट नहीं बैठ सकती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री शायद 7 जून को रिटर्न आए, उनका दौरा था बाहर का, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, ऑपरेशन करना है करके, कुछ भी हो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस अम्ब्रेला को तोड़ना पड़ेगा करके। अब अम्ब्रेला को तोड़ने के लिए क्या करें करके, तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने 3 कोर कमांडर से बात करी, एक्शन के लिए बोला यार ठीक है, एक्शन के लिए मैं रेडी हूँ, हमारे को ग्रीन सिग्नल चाहिए करके। अब लेकिन इस ऑपरेशन को करने के लिए सबसे स्पेशल फोर्स चाहिए। अब स्पेशल फोर्स, हमारी स्पेशल फोर्स यूएन मिशन के लिए दिल्ली में बैठी हुई है सर, दिल्ली जाने वाली है। 21 पैरा एसएफ की स्पेशल फोर्स यूएन मिशन के लिए जाने के लिए रेडी है, ठीक है। एक लीमा चार्ली हमारे मतलब एज जो इसको लीड करे इस ऑपरेशन को, दिल्ली में थे, तो इस यूएन मिशन को विड्रॉल किया, मतलब विड्रॉल किया गया, ये इंपॉर्टेंट हमारे देश का। अब लेकिन सबसे बड़ी चीज है स्पेशल फोर्स को लाएं कैसे, नॉर्थ ईस्ट में लाएं कैसे, मतलब 57 डीप माउंट में कैसे लेकर आए, क्योंकि इन लोगों की भी पूरी इंटेलिजेंस, चाइना की पूरी इंटेलिजेंस, चाइना की जो भी इंटेलिजेंस के लोग, पूरे एयरपोर्ट के आसपास उनके लोग, रेलवे स्टेशन के आसपास उनके लोग, बस अड्डे के आसपास, स्पेशल फोर्स का मूवमेंट देखते ये लोग अलर्ट होंगे, है ना। अब स्पेशल फोर्स को कैसे लाया जाए, तो फिर दोबारा से डिसाइड करते हैं कि यार स्पेशल फोर्स को यहाँ तक लाने का एक ही तरीका, उसका बिहार रेजिमेंट का मूवमेंट चल रहा है, 13 बिहार रेजिमेंट, क्यों ना हम स्पेशल फोर्स को 13 बिहार रेजिमेंट के कपड़े पहना दें। एक मतलब चाइना की इंटेलिजेंस को और इनकी इंटेलिजेंस को पता चलेगा कि आर्मी का रूटीन मूवमेंट है करके 13 बिहार रेजिमेंट मूव कर रही है, तो एसएफ को 13 बिहार रेजिमेंट के कपड़े वगैरह पहना के 57 डीप माउंट तक लेके आया जाता है। और डीप माउंट के अंदर एक ऑपरेशन प्लान होता है और ये आता है 9 जून का दिन। अब ऑपरेशन क्या था सर, कि हिंदुस्तान की एलओसी को क्रॉस करके लगभग 18 किलोमीटर और 22 किलोमीटर जाके अंदर एक हाइड आउट पर ऑपरेशन करना है। अब दिक्कत है कि ऑपरेशन तो करेंगे, लेकिन जैसे आप एलओसी क्रॉस करोगे तो आप अपने सारे रेडियो सिग्नल वगैरह भी बंद करोगे सर, क्योंकि अगर आपकी इनपुट अगर म्यांमार आर्मी को मिल गई तो दिक्कत है। बाकी हमारी पूरी मतलब एयरफोर्स वगैरह सब अलर्ट पर है ना, लेकिन हम एलओसी को क्रॉस नहीं कर सकती हमारी कोई भी चीज। तो यहाँ से हमारी 2 टीमें मूव करती हैं। तो लीमा चार्ली जो इसको लीड कर रहे थे, उनको एक इनपुट दिया गया कि आप जैसे ही एलओसी क्रॉस करोगे तो आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए रेडियो सेट ऑन करोगे माइक्रो सेकंड के लिए, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारी टीम सेफ है करके, और आप हर 15 मिनट के बाद हमें सिग्नल दोगे। तो देन ऐसे ही होता है, यहाँ से टीम मूव करती है, लगभग हमारी पूरे स्पेशल फोर्स के एक टीम मूव करती है 30 स्पेशल फोर्स के 3 बंदों के साथ। ये जैसे ही म्यांमार के अंदर एंटर करते हैं, तो बिल्कुल इनका ऑपरेशन प्लान था कि हम लगभग 12 बजे के समथिंग ऑपरेशन करेंगे। तो हर 15 मिनट में सिग्नल दे रहे थे वो सब, जो भी मतलब इस ऑपरेशन को, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 3 कोर कमांडर, मैसेजेस सब देख रहे थे। तो जब ये 12 बजे के समथिंग उनके कैंप पर पहुंच गए, बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल सही चला। रास्ते में इन्हें कुछ एक लोकल बंदे भी मिले इस ऑपरेशन में, उन्होंने लोकल बंदे को भी अपने साथ रखा इस टीम में, क्योंकि उन्हें छोड़ नहीं सकते थे। हो सकता है वो म्यांमार आर्मी कोई बात बता देते, कुछ भी करते, तो हमारे 30 स्पेशल फोर्स के बंदों की जान खतरे में। तो हाइड आउट के पास पहुंचे। अब जैसे क्या होता है कि, लेकिन इस ऑपरेशन में एक चीज क्लियर था सर, एक बात हिदायत दी गई थी कि जब तक हमारे लीमा चार्ली का पहला फायर नहीं निकलेगा, कोई फायर नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये कैसे पता चले कि यार पहला फायर रात को 12 बजे लीमा चार्ली का है या किसी और का है, क्योंकि फायर तो फायर है। तो देन हमारे जो लीमा चार्ली ने अपने राउंड पर, अपने जो मैगजीन थी, मैगजीन में ऊपर के 5-10 राउंड ट्रेसर राउंड भर दिए। ट्रेसर राउंड ये एक्चुअली जब भी रात के टाइम हम लोग कोई ऑपरेशन करते हैं, हमें टारगेट दिखाना होता है, तो देन हम एक फायर मारते हैं, तो ट्रेसर राउंड हमारे को रोशनी देते हुए निकलता है। तो जो पहला मतलब रोशनी देते हुए अगर कोई राउंड निकला तो समझो कि लीमा चार्ली का फायर है करके। लेकिन जैसे 12 बजने वाले होते हैं, क्या देखते हैं कि रात के ऊपर इन्हीं के ऊपर फायर आ गया। अब इनके ऊपर फायर आ गया तो ये कैसे करके, अब लेकिन लीमा चार्ली जो कमांडर बिल्कुल लीड कर रहे थे ऑपरेशन को, उन्होंने बिल्कुल शांति रखी और फायर नहीं खोला। देखा कि कुछ देर के बाद फायर रुक गया। ये मतलब ये वहां के मिलिटेंसी, वहां के उन लोगों का ये था कि ये उनका तरीका था कि वो हवा में फायर मारते थे। वो ये देखना चाहते थे उनके कैंप के आसपास कोई आया तो नहीं है, अगर इनके कैंप के आसपास कोई है तो वो इन पर फायर मार देगा करके, ठीक है। तो देन इन्होंने थोड़ा और वेट किया, वेट करने के बाद फिर उन्होंने 15-20 मिनट के बाद फिर फायर आया नीचे। तो इस चीज को कम से कम 1-1.5 घंटा वेट किया, कंटिन्यू सिग्नल देते रहे हम सेफ है करके। जब लगा कि आधे घंटे तक लगभग रात को कोई फायर नहीं आया नीचे से, कोई फायर नहीं आया, अब कैंप पर सब लोग सो चुके हैं चीजें, तो एक काउंटर ऑपरेशन होता है सर। पूरे हाइड आउट पर जितने भी टेररिस्ट थे सबको खत्म किया जाता है, ठीक है। खत्म करने के बाद हमारी पूरी की पूरी टीम सेफ वापस आती है। सेफ वापस आने के बाद इस पूरे अम्ब्रेला को तोड़ दिया जाता है सर। अब जब ये पूरा हमने अम्ब्रेला ब्रेक कर दिया, 9 जून को खत्म ही कर दिया इस अम्ब्रेला को, ठीक है। जो भी ग्रुप बचे थे, NSCN के कपलान,
या उल्फा, कॉन्गो कोनियाक, सुमी, उन्होंने भारत सरकार के साथ सीज फायर कर लिया सर। वो अपने कुछ एक 200 इंसर्जेंट के साथ इंडिया के अंदर आए और अपना सीज फायर कर लिया भारत सरकार के साथ। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी म्यांमार के अंदर ऑपरेशन हुआ सर। चाइना ने पूरा मुद्दा लिया, इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाए कि हिंदुस्तान ने कैसे ऑपरेशन कर दिया भाई किसी देश के अंदर जाके, ठीक है, उसने इस मुद्दे को उठाया। तो अब देन नेक्स्ट दिन तभी क्या होता है, हमारे चीफ जो भी इंडिया के जो भी चीफ लोग होते हैं वो म्यांमार जाते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से बात करते हैं कि जिस टाइम दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया था ना, पूरी दुनिया ने आपको अकेला खड़ा कर दिया था, सिर्फ हिंदुस्तान आपके साथ था उस टाइम। इंडिया ने आपके साथ चीजें करी, आपको सिक्योरिटी दी, आर्मी की हेल्प दी, जो भी आपको जरूरत थी वो भारत ने किया, बाकी किसी देश ने नहीं किया। आज आप भारत के साथ खड़े हो या आज आप टेररिज्म के साथ खड़े हो। तो बर्मा ने, म्यांमार ने अपना साथ दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि हमने कंबाइन ऑपरेशन किया, ठीक है, और टेररिज्म को खत्म किया। तो आज कितने लोग मारे थे उसमें, कितने मिलिटेंट्स मारे गए? देखिए उसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि लगभग 200 मिलिटेंट को हाइड आउट पर खत्म किया कर। और सबसे बड़ी बात है सर, जो ये अमरेला बना था, इस अमरेला को तोड़ दिया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अभी तक कोई भी इंडियन आर्मी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। अगर इस ऑपरेशन को नहीं करते, उनके घर में घुसकर नहीं करते, देन वो अगला ऑपरेशन प्लान कर रहे थे, ठीक है। अगर चाइना के मतलब इस माइंड को नहीं तोड़ा जाता तो चाइना पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंट फैला रहा था सर। तो हम कैसे आगे जाते? हम अपने मतलब देश को, मतलब आज हिंदुस्तान एक पावरफुल देश बन रहा है, हम उस पर जाएं या हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को देखें सर, वहां की मिलिटेंसी को खत्म करें करके, ठीक है। इस अमरेला का ब्रेक करना बहुत जरूरी था कि कैसे ये अमरेला तोड़ा। एक इंटेलिजेंस ने अपना मतलब कैसे प्लान किया, कैसे चीज करी, कैसे अमरेला क्या है उसका पता किया, वहाँ की लोकेशंस के बारे में पता किया, वहाँ के जीआर के बारे में पता किया, ठीक है, कि कौन से ग्रीक रेफरेंस पर हैं वो, उनके सपोर्ट कौन कर रहा है, उनके फाइनेंस कौन कर रहा है। ये डिटेलिंग में जो मैंने आपको एक छोटा सा मतलब एक ब्रीफ किया इस ऑपरेशन का सर। तो ये थी आपकी कहानी हॉट परस्यूट। ये हॉट परस्यूट।